स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून मैम। जो लास्ट तो हमारी बेटे क्लास थी एनपीई 1986, ये वाली क्लास थी, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम क्लास पूरी कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो वही टॉपिक आज हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा एक कोठारी कमीशन था, माध्यमिक शिक्षा आयोग सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था, और ये थर्ड कमीशन है हमारा एनपी 1986। ठीक है, तो ये बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बनता हमेशा। और बाकी जैसे कोई किसी का मान लो एम्स है, कोठारी कमीशन के एम्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या था, या करिकुलम क्या था, तो ऐसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो हम इनको इसलिए डीपली करवाएंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप मैम आपकी एजुकेशन के बारे में अगेन आपकी वॉइस पॉलिसी कर आई रही है, कौन सी वॉइस कट रहा है मैम, वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। एक मिनट, कि आज तक हमारी जो एजुकेशन थी वो क्या थी कि उसी ढर्रे पे चलती आ रही थी। तो 19 देखो हमारा 1964 के बाद 85 में हमारी एक पॉलिसी आई है, यानी कि पूरे 20 साल बाद। तो 20 साल तक हमारी वही एजुकेशन सिस्टम थी। इसके बाद क्या हुआ कि 20 साल में बहुत सारे चेंजेस आए हमारे अंदर। हमारे जैसे टाइम टू टाइम हमारे सामने टेक्नोलॉजी आई है, हमारा साइंस का जो टाइम है वो आया है, तो वोकेशनल एजुकेशन थी, मॉडर्नाइजेशन थी, तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे सामने एक नीड आई, वो थी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। और जैसा मैंने उस दिन बताया था कि फिफ्थ जनवरी 1985 को उस टाइम पे हमारे जो प्रधानमंत्री पीएम थे वो थे राजीव गांधी जी। तो उनके समय ये हमारी पॉलिसी हमारे सामने आई। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने लोकसभा इस 1985 को इस सभी यानी दो दलों ने, लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों दलों ने इस पे ऊपर हस्ताक्षर किए और राष्ट्रपति ने इसके ऊपर साइन किए, और ये पॉलिसी हमारे सामने बनकर तैयार हुई। तो इस तरह से ये हमारा जो नया नया जो कमीशन था वो हमारे सामने आया। अब बेटे इसकी भूमिका क्या थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या क्या था, इसका एम्स क्या था? सबसे पहले क्या था बेटे, इसका क्या एम्स था या क्या ऑब्जेक्टिव थे? वो थे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना और फिजिकल डेवलपमेंट करना। फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्पिरिचुअल एवं फिजिकल डेवलपमेंट। तो आजकल क्या था कि बच्चों में क्या था कि जैसे मोरल एजुकेशन की बहुत कमी थी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बच्चों का नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए इस पॉलिसी में बच्चों को भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए नए नए कानून बनाए गए, और बच्चों के अंदर जैसे मॉरल एजुकेशन की बुक्स लगाई गई है, स्पिरिचुअल की जैसे मेडिटेशन में या ध्यान विधि द्वारा, तो उससे बच्चों में आध्यात्मिक विकास उनका फिजिकल डेवलपमेंट। इसके बाद क्या था कि एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल यानी सभी के लिए शिक्षा, ये एम रखा गया। पहले क्या था बेटा कि मान लो जो बच्चा स्कूल में आता है उसका एडमिशन हुआ और उसको आगे पढ़ागा, लेकिन एजुकेशन फॉर ऑल जैसे कि हमारा क्या था कि जो 1980 वही 1985 जो पॉलिसी आई, तो उस टाइम पे क्या था कि एजुकेशन ऑल यानी सभी के लिए शिक्षा, चाहे कोई भी धर्म जाति लिंग का कंपल्सरी की गई। देन है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पावर, यानी ह्यूमन पावर क्या था कि ह्यूमन पावर के बगैर हम किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं कर सकते, चाहे
स्पिरिचुअल है या हमारा डेवलपमेंट। इसलिए इस पॉलिसी फोकस किया गया कि जो पावर से इन्वॉल्व है वो अपना पूरा का पूरा समय निकाल कर अपना स्पिरिचुअल है या फिजिकल है वो डेवलपमेंट कर सकता है। इसके बाद था फाइनेंस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्वोत्तम धन विनिमय, यानी कि ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वो क्या है कि बेटा जो जैसे अभी हम कहते हैं ना कि बच्चों पर जितना इन्वेस्ट करेंगे वो हमें उसके बदले उतना ही प्रोडक्टिविटी हमारे सामने रखे। तो फाइनेंस जो इन्वेस्टमेंट था यही था बच्चों पर ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए एजुकेशन के लिए, उनका वो और अधिक से अधिक खर्च किया जाना चाहिए। इसके बाद था हमारा कल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि जिस तरह से हमारा सोशल डेवलपमेंट था, हमारा मोरल डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, उसी प्रकार से हमारे कल्चरल डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान दिया गया। यानी कि जैसे हमारा नैतिकता, देशभक्ति की भावना के साथ साथ हमारा साइंटिफिक व्यू का डेवलपमेंट करना। तो इसके बाद क्या था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट पर अधिक ध्यान दिया गया। पहले क्या था बेटा कि जो हमारी बेसिक शिक्षा प्राचीन टाइम से चली आ रही थी, 20 साल तक जो हमारे एजुकेशन पॉलिसी हमारे सामने थी, उसमें साइंटिफिक और रिसर्च पर इतना, साइंस और रिसर्च पर अधिक फोकस नहीं किया गया। तो इस पॉलिसी में हमारे सामने ये उभर कर आया कि ज्यादा से ज्यादा पर फोकस किया जाना चाहिए, यानी कि बच्चों के सामने अनुसंधान पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। नई पॉलिसी क्या है, हमारा करिकुलम क्या है, बच्चों का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, कौन कौन सी चीजें हम अप्लाई करें, कैसा करिकुलम हम डेवलपमेंट करें, कौन से टीचिंग मेथड हम अपनाएं ताकि बच्चों का डेवलपमेंट हो सके। तो इसलिए अनुसंधान यानी रिसर्च पर भी फोकस किया गया। इसके बाद है इन्वॉल्वमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी कि बेटा इसमें ये भी माना गया इस शिक्षा नीति में कि सोसाइटी का भी स्कूल के साथ जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। देखो कि जिस अभी क्या है कि स्कूल में पेरेंट्स को बुलाया जाता है, ये पीटीएम क्यों ऑर्गेनाइज की जाती है ताकि जो कनेक्टिविटी है पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में वही टीचर्स की कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए, यानी पेरेंट्स को स्कूल में उनकी प्रॉब्लम क्या है, बच्चों से रिलेटेड क्या समस्याएं हैं, उसके विषय में डिस्कस किया जाता है। तो इसलिए इस पॉलिसी में ये माना गया कि बच्चों की जो पीटीएम है वो भी निर्धारित की जानी चाहिए, पेरेंट्स का या सोसाइटी का स्कूल के साथ इन्वॉल्वमेंट जरूर होना चाहिए। तो ये थे एम्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1985 के एम्स क्या क्या थे। अब है कि इसका स्ट्रक्चर क्या था। मैंने पहले भी बताया था कि जैसे हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग, मैंने कहा सेकेंडरी एजुकेशन करवा, इसके बाद कोठारी एजुकेशन का आया, इसका जब हमारी एनपी भी है उसका भी एक स्ट्रक्चर है किया गया। वो क्या था, सबसे पहले क्या था बेटा कि इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए 10+2+3 का जो फॉर्मूला है वो अपनाया गया, यानी कि 10+2+3। 10 का अर्थ 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा, 3 वर्ष की उच्च प्राइमरी शिक्षा और 2 वर्ष की उच्च विद्यालय शिक्षा, यानी कि हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है क्लास 1 से लेकर 5th तक वो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होने चाहिए। इसके बाद 7th वो हमारी मिडिल क्लास चाहिए, और इसके बाद की क्या है कि 2 वर्ष सेकेंडरी एजुकेशन में आना चाहिए। फिर आपका 11 और 12th वो हमारा सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन उसको बोला गया। इसके बाद बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है, सभी बच्चे बाद में अगर कहीं से थोड़ा बहुत हो भी जाता है ना तो उसमें सुन लेना, मैंने इसको चेक कर लिया है, वैसे तो नेटवर्क सही आ रहा है लेकिन भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा थोड़ा सा प्लीज कोऑपरेट करो और उसमें सुन लेना आप, ठीक है। और मैं रिपीट कर दूंगी जहां से, जैसे लास्ट में मैं 10 मिनट आप लोगों को दूंगी, जो समझ नहीं आएगा मैं उसको रिपीट करूंगी दोबारा से, ठीक है। ओके। तो 3 साल का
3 ईयर का क्या था बेटा हमारा डिग्री कोर्स। वो डिग्री कोर्स कौन सा हमारा, जैसे आप लोगों ने सभी ने, किसी ने बीए की है, किसी ने बीकॉम की है, कोई बीएससी किए हुए है, तो इस तरह से 3 साल का हमारा डिग्री कोर्स होना चाहिए। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, 10 + 2 + 3 वाला। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या था एजुकेशन का, तो यही बोला जाएगा कि हमारा 10 + 2 + 3 वाला स्ट्रक्चर है, वो हमारी एमपी 90 लागू किया। इस धर्म है, संस्कृति है, या फिर लोकतंत्र है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि विषयों की व्याख्या पर बल दिया गया इसमें। यानी कि सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता, कि कोई भी किसी भी राज्य का कोई भी अपना कोई धर्म नहीं होगा, किसी भी धर्म का, जाति का, समुदाय का बच्चा किसी भी स्कूल में जाकर एजुकेशन ले सकता है। इसके बाद क्या था कि धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया गया, सेक्युलरिज्म यानी कि, तो जो हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट था हमारा, उसमें ये माना गया कि कोई भी हमारा अपना, जब हमारा संविधान लागू हुआ तभी से ये माना गया कि कोई भी हमारा अपना धर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के हमारे देश में क्या किया जाता है, सभी लोग सभी धर्मों के नियमों का पालन करते हैं। अपना जिसका भी जो धर्म है उसके अनुसार सभी अपना उस धर्म के नियमों को अपनाते हैं, उसकी पूजा पाठ जो भी करना होता है वो अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग करते हैं। तो लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी धर्म को नहीं थोपा गया है। तो इस तरह से सिंगल करिकुलम ये हमारा लागू किया गया कि एक ही तरह का पाठ्यक्रम, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, या किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, उनके लिए ये नहीं कि हिंदू है तो उनके लिए अलग से करिकुलम हो, मुसलमान है उनके लिए अलग से है, बल्कि सभी के लिए समान करिकुलम हमारा का। इसके बाद था कंसेप्ट ऑफ नेशनल सिस्टम। अब क्या था कि होल करिकुलम, अब है कंसेप्ट ऑफ नेशनल सिस्टम। इसमें ये बात की पॉलिसी लागू की गई कि कोई भी किसी भी प्रकार की जो हमारी डेवलपमेंट है वो विदाउट रिसर्च या फिर हमारी साइंटिफिक के बगैर नहीं हो सकता। यानी कि जब हमारे सामने नई नई करेंगे, हमारे सामने नई नई प्रॉब्लम सोल्यूशन हम निकालेंगे, टेक्नोलॉजी हम यूज अनुसंधान की तरफ ले जाया जाए। इसके बाद था लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यानी कि हमारी जो एजुकेशन है, जैसे एजुकेशन फॉर ऑल था, ठीक है, उसी तरह से लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि एजुकेशन ये नहीं कि शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि ये नहीं कि हमने बीए की और हमारी एजुकेशन खत्म होगी, एक बुकिश नॉलेज ही केवल शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बल्कि एजुकेशन हम कहीं से भी ले सकते हैं, शिक्षा हम कहीं से भी ले सकते हैं, कोई भी किसी भी न्यूज़पेपर से या फिर किसी भी अखबार मैगजीन से या किसी भी महात्मा से, हमारे सामने जितने भी सत्संग वगैरह होते हैं उनसे भी हम शिक्षा ले सकते हैं, बच्चों से भी हम शिक्षा ले सकते हैं, अपने पीयर ग्रुप से भी ले सकते हैं। तो शिक्षा केवल एक बुकिश नॉलेज ना होकर शिक्षा एक ऑल राउंड जो हमारे सामने है दायरा, जो सिस्टम है उसमें हम एजुकेशन कहीं से भी ले सकते हैं। इसलिए ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मानी गई है, यानी कि निरंतर चलने वाली है, जीवन भर हम कभी ले सकते हैं, हम
भी डिग्री कभी भी करते हैं, किसी भी क्लास में ले सकते हैं, किसी भी धार्मिक स्थान में हम जा सकते हैं। तो इस तरह ने हर प्रकार के सामने जो 22 भाषाएं हमारे देश में हैं, उनमें वैसे तो 1800 से भी ज्यादा भाषाएं हमारे देश में है, लेकिन 22 भाषाओं को हमारे संविधान ने मान्यता दी हुई है। तो इन भाषाओं के आधार पर लिंक विद अदर लैंग्वेज, यानी कि दूसरी भाषाओं पर भी, जैसे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था बेटा, उसी तरह से इन भाषाओं पर भी फोकस किया गया। 3 लैंग्वेज में कि हमारी जैसे नेशनल लैंग्वेज थी और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज पर फोकस था, उसी प्रकार सभी भाषाओं पर इसमें फोकस किया गया। MLL यानी कि MLL मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, बेटा ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी बनता है। तो ये क्या था कि नई शिक्षा नीति में लिखने के न्यूनतम स्तर की व्याख्या प्रत्येक अवस्था में हो। इसका प्रबंधन केवल इसलिए किया कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी सांस्कृतिक सामाजिक भिन्नता के प्रति सजग रहे, राष्ट्रीय एकता के पूर्ण रूप से विकसित कर सके। यानी कि हमारा एक मिनिमम लेवल, जैसे 5वीं क्लास तक का लेवल क्या है, 6वीं का लेवल क्या है, 8वीं तक का लेवल क्या है, तो एक मिनिमम लेवल हमारा फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे 10वीं क्लास का लेवल क्या है, 12वीं का क्या है, तो उसको लेवल से ऊपर करवाते हैं तो वो उसके सिर से जाएगा, वो बिल्कुल समझ नहीं, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अगर उसके लेवल से कम हम करवाएंगे तो वो इंटरेस्ट मिलेगा। आप देखो कि कोई भी टॉपिक जब हम करवाते हैं, एक 6 क्लास का बच्चा है, अगर आप उसको 7th क्लास का पढ़ाओगे तो उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप है, वो समझ नहीं पाएगा। अगर आप 5th क्लास का उस बच्चे को पढ़ाओगे तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि 5th का वो ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो इसलिए एक मिनिमम लेवल है जो बच्चे का, वो फिक्स होना चाहिए। इसके बाद क्या था कि परीक्षा एवं मूल्यांकन, एग्जामिनेशन एवं इवेल्युएशन, ये किस तरह का सिस्टम होना चाहिए हमारा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास का इस तरफ ध्यान दिया गया कि परीक्षाओं का सफल प्रबंधन होना चाहिए, उनके मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी कि बच्चों की टाइम टू टाइम हमारे एग्जाम होने चाहिए, चाहे वो हमारे डेली टेस्ट है, वीकली टेस्ट है, या फिर हमारे अपने की एजुकेशन का जरूर होने, पेपर जरूर होने चाहिए। इस बात पर बहुत अधिक फोकस किया गया कि बच्चों के लिए उस टाइम टू टाइम की जो चेंजमेंट होते हैं, जो हमारे परिवर्तन है, कर सके। यानी कि साइंटिफिक व्यू जो है उनका, उसका डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। मैथमेटिक्स पर सबसे अधिक फोकस किया गया। बहुत सारे बच्चे आफ्टर 10th क्लास छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स के या तो टीचर नहीं होते, या बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना हो पाता। ये और बच्चों को मैथ पे या साइंस पे फोकस करने के लिए उनका इंटरेस्ट भी क्रिएट किया जाना चाहिए। तो इस तरह की हमारी शिक्षा नीति बनाई जानी चाहिए। इसके बाद हम राष्ट्रीय की संस्था इंस्टीट्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंस भी खोल
मैम हाँ जी, नेटवर्क इशू आ रहा है, नेटवर्क चले गए। सुमन मैम है ही नहीं मीटिंग में। सुमन मैम क्या, यहाँ मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि नेटवर्क इशू आ रहा है। ओके मैम।